नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भील आंदोलन के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन गोविंद गिरी द्वारा चलाया गया भगत आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हर परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आरएएस से लेकर चपरासी तक का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। राजस्थान की हर परीक्षा में इसका प्रश्न आता ही आता है और साथ ही शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। 1818 ईस्वी के अंतर्गत दोस्तों मेवाड़ सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संधि हुई। इस संधि के अंतर्गत जो मेवाड़ का जो पूरा प्रशासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पूरा प्रशासन था, तो इसने जो बोमट क्षेत्र है, बोमट क्षेत्र दोस्तों उदयपुर जो राज्य है इसके अंतर्गत जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली भील और गरासिया जाति, भील और गरासिया जाति के जो लोग रहते हैं उस पहाड़ी क्षेत्र को बोमट क्षेत्र कहते हैं। तो बोमट क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी ने दो भागों में बांट दिया था, क्योंकि सारा प्रशासन 1818 ईस्वी की संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया। तो इसने दो भागों में बोमट क्षेत्र को बांट दिया। पहला तो कोटड़ा और दूसरा जो बांटा वो खेरवाड़ा। बोमट क्षेत्र को दो भागों में बांटा, एक तो कोटड़ा और एक खेरवाड़ा। राजपूत जागीरदार और मेवाड़ सरकार, इन दोनों के बीच में जो बीच में संबंध की जो कड़ी थी वो संबंध की कड़ी पॉलिटिकल सुपरिटेंडेंट था। पॉलिटिकल और पॉलिटिकल सुपरिटेंडेंट उस वक्त इसका जो मुख्यालय था वो खेरवाड़ा में था। पॉलिटिकल सुपरिटेंडेंट का जो मुख्यालय था दोस्तों वो खेरवाड़ा में था इस समय। और पॉलिटिकल सुपरिटेंडेंट राजपूत जागीरदार और मेवाड़ सरकार, इन दोनों के मध्य संबंध की कड़ी थी। पॉलिटिकल सुपरिटेंडेंट थी। आगे देखें तो 20वीं सदी के जो प्रारंभ में दोस्तों डूंगरपुर व बांसवाड़ा, के मध्य जो जनजाति आंदोलन प्रारंभ करने वाले जो गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों पहले डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्रीय भील जाति का जो क्षेत्र था वहाँ पर आंदोलन शुरू किया 20वीं सदी के प्रारंभ में। गोविंद गिरी का जो दोस्तों जो जन्म हुआ, गुरु गोविंद गिरी कह सकते हो या सिंह कह सकते हो, इनका जो जन्म हुआ 20 दिसंबर 1858 ईस्वी में हुआ। 20 दिसंबर 1858 ईस्वी में भी बंजारा परिवार में हुआ दोस्तों। एक बंजारा परिवार में हुआ था और इनका जो जन्म स्थान है वो बासिया गांव दोस्तों पड़ता है, डूंगरपुर जिले में पड़ता है। डूंगरपुर जिले में बासिया गांव कह सकते हो या बेड़सा गांव कह सकते हो। बेड़सा गांव या बासिया गांव ये डूंगरपुर जिले में पड़ता है।
और बंजारा परिवार में जो है गुरु गोविंद गिरी का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद गिरी के जो दोस्तों गुरु थे, वो गुरु का नाम था राजगिरी। राजगिरी बूंदी जिले से थे, बूंदी जिले से थे राजगिरी, और ये 10 नामी अखाड़ा के गुरु थे। 10 नामी अखाड़ा के गुरु थे राजगिरी जी, और इनका जो संबंध था वो बूंदी जिले से था। और दोस्तों गुरु गोविंद गिरी ने जो इनसे दीक्षा ली थी राजगिरी से, और इसके बाद जो पहली धूनी स्थापित की, पहली धूनी अपने जो गांव था बेड़सा गांव, बेड़सा गांव के अंतर्गत एक डूंगरी है, उसका नाम था छाणी डूंगरी। छाणी डूंगरी में स्थापित की थी, पहली धूनी छाणी डूंगरी में स्थापित की थी। और गुरु गोविंद गिरी के का जो प्रथम शिष्य था उसका नाम कूरा था। कूरा या कूरिया कह सकते हो। कूरा या कूरिया जो है इनका प्रथम शिष्य था, और इनका जो संबंध है वो सूराता ग्राम डूंगरपुर। और गुरु गोविंद गिरी के जो मुख्य शिष्य थे, यानी कि जो उनके अंत मतलब जेल तक इनके साथ में थे, उनका नाम था धीर, पूंजा धीर था उनका नाम। पूंजा धीर जो थे वो गुरु गोविंद गिरी के प्रथम शिष्य तो नहीं थे। प्रथम शिष्य कूरा या कूरिया था जो सूराता ग्राम के निवासी थे, और पूंजा धीर जो थे वो मुख्य शिष्य थे, यानी कि दीक्षा लेने के साथ ही अंत समय तक गुरु गोविंद गिरी के साथ में बने रहे। इसी के साथ दोस्तों जो गोविंद गिरी थे उन्होंने संत सभा की स्थापना की थी। संत सभा की स्थापना दोस्तों 1883 ईस्वी में की गई। 1883 ईस्वी में संत सभा की स्थापना की गई, और संत सभा की स्थापना दोस्तों सिरोही जिले में की गई। सिरोही में की गई। और संत सभा के अंतर्गत दोस्तों 10 नियम थे, तो इसको 10 नामी सभा भी कहते हैं। एक परीक्षा में आया था प्रश्न दोस्तों, 10 नामी सभा किसका पर्याय है, तो 10 नामी सभा भी इसे ही कहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों जो परोपकारिणी सभा है, परोपकारिणी सभा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में ही इसी के समकालीन संत सभा के समकालीन ही स्थापित की गई। और स्वामी दयानंद सरस्वती 1881 ईस्वी में उदयपुर में आए थे। उदयपुर राज्य में आए थे 1881 ईस्वी में। और दोस्तों ये परोपकारिणी सभा के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष उदयपुर के जो महाराणा थे सज्जन सिंह को परोपकारिणी सभा का अध्यक्ष चुना गया। सज्जन सिंह को जो है दोस्तों परोपकारिणी सभा का अध्यक्ष चुना गया, और इसकी स्थापना 1883 में संत सभा के समकालीन स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती 1881 में उदयपुर राज्य में आए थे। संत सभा की स्थापना के बारे में दोस्तों जो मानगढ़ धाम है उसके पास एक मंदिर में जो लेख है उसके अंतर्गत इसकी स्थापना 1903 बताई गई, जबकि 1903 के अंतर्गत संत सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जो कि आरपीएससी ने एक एग्ज़ाम में सही माना था बिल्कुल। तो दोस्तों प्रथम अधिवेशन जो हुआ संत सभा का वो हुआ दोस्तों 1903 ईस्वी में हुआ। और दोस्तों ये जो संत सभा है इसको हिंदू दायरे में बनाए रखने के लिए एक और पंथ की स्थापना गुरु गोविंद द्वारा की गई। इसको दोस्तों हिंदू दायरे में
के लिए भगत पंथ की स्थापना की थी। भगत पंथ की स्थापना की थी दोस्तों हिंदू दायरे में बनाए रखने के लिए। और भगत पंथ की जब स्थापना की गई तो इनके जो सहयोगी थे, गुरु गोविंद गिरी के जो सहयोगी थे, उनका नाम है सूरजी भगत। सूरजी भगत ने इनका बहुत ही मतलब गोविंद गिरी का जो है साथ दिया था भगत पंथ की स्थापना के दौरान। और स्वदेशी आंदोलन भी दोस्तों गुरु गोविंद गिरी द्वारा ही चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन भी गुरु गोविंद द्वारा चलाया गया और इसी के साथ लसाड़िया पंथ की स्थापना भी गोविंद गिरी ने ही की थी। इन दोनों की जो स्थापना है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन और लसाड़िया पंथ गुरु गोविंद द्वारा ही चलाया गया था। सन 1908 में दोस्तों गोविंद गिरी ने जो है अपना जो जन्म स्थान या यूँ कह सकते हैं डूंगरपुर या दक्षिणी राजस्थान छोड़कर बेड़सा गांव छोड़ दिया और वहाँ से चलकर गुजरात के अंतर्गत सूत राज्य में चले गए, बम्बई सरकार के अंतर्गत, जहाँ पर बम्बई सरकार लगती थी। बम्बई सरकार के अंतर्गत ईडर व सूत राज्य में चले गए और वहीं पर रहने लगे। और दोस्तों जो इनके द्वारा चलाया गया जो पंथ था वो भगत आंदोलन कहलाता था। और भगत आंदोलन के जो अनुयायी को भगत नाम से संबोधित किया जाता था। भगत नाम से संबोधित किया जाता था, इसी वजह से इस आंदोलन का नाम भगत आंदोलन रखा गया। और दोस्तों जो गोविंद गिरी थे उन्होंने सूत राज्य में रहते हुए उकरेली गांव के अंतर्गत जो हाली के रूप में कार्य करके अपना जीविकोपार्जन किया। एक हाली के रूप में कार्य किया था गोविंद गिरी ने और इसी के अंतर्गत अपना जीवन मतलब जो परिवार चलाते हुए 1911 तक जो है सूत राज्य में गोविंद गिरी ने अपना जीवन बिताया। इसी के साथ दोस्तों जो भील आंदोलन हुआ था उस समय, तात्कालिक भील आंदोलन के जो कारण थे उन कारण के बारे में बताए तो निम्न कारण ये थे। जो अंग्रेजों द्वारा जो भीलों के ऊपर नवीन भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई, एक कारण तात्कालिक ये था। नवीन भू राजस्व व्यवस्था, इसका मतलब जैसे कि अधिक जो टैक्स लेना, अधिक लाग बागे लेना और लाटा कुंथा पद्धति का जो अंग्रेजों की तरफ ज़्यादा मतलब लाभ हो और भीलों को नुकसानदायक ऐसी व्यवस्था लागू की गई। बेट बेगार का मतलब ये है कि जैसे कि बेट बेगार बहुत ही भारी मात्रा में प्रचलित थी और अंग्रेजों द्वारा ये बेट बेगार लागू किया गया। इसका मतलब भीलों को निःशुल्क कार्य मतलब कोई शुल्क न देकर फ्री में काम करवाना और उसके बदले में पैसे नहीं देना। तो गोविंद गिरी ने भीलों को जागृत किया और इसके विरुद्ध आंदोलन चलाने पर बाध्य किया। दोषपूर्ण आबकारी नीति जो ये है दोस्तों, भीलों के अंतर्गत एक शराब चलती थी, उसका नाम है दोस्तों मावड़ी। जो एक वृक्ष होता है उसका नाम है महुआ। महुआ के वृक्ष से बनाई जाती थी। तो इसको जो है अंग्रेज़ों ने बंद करवा दिया और अपने अंग्रेज़ी शराब का प्रचार प्रसार करके उसका ज़्यादा उपयोग करने के लिए बाध्य किया। और अंग्रेज़ों की भेदभावपूर्ण नीति ये भी एक तात्कालिक कारण था। सत्ता पक्ष द्वारा भीलों के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार, भीलों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनके साथ छुआछूत करना वगैरह काफ़ी मतलब
जो है कुप्रथाएं अंग्रेज़ों द्वारा चलाई गई, जिसका भीलों ने काफ़ी हद तक विरोध किया। जो दोस्तों 1913 में जो आंदोलन चलाया गया भील विद्रोह, उसका जो तात्कालिक कारण था, 1913 का जो भील विद्रोह है, उसका दोस्तों तात्कालिक कारण जो था, वो कारण ये था, समाज व धर्म सुधार। समाज व धर्म सुधार आंदोलन के प्रति सत्ता पक्ष के व्यवहार को माना जा सकता है। समाज व धर्म सुधार आंदोलन के प्रति सत्ता पक्ष के व्यवहार को माना जा सकता है। गोविंदगिरी ने दोस्तों गुजरात राज्य को छोड़कर 1911 ईस्वी में वापस अपने जन्म स्थान बेड़सा गांव आए। 1911 ईस्वी में बेड़सा गांव लौट आए और यहाँ धूनियाँ स्थापित करवाई, अलग अलग अपने गांव में और जगह जगह पर धूनियाँ स्थापित करवाई। धूनियों का मतलब होता है दोस्तों एक हवन कुंड में काफ़ी सारे सामग्री, घी का हवन करना और धूनी स्थापित करना। तो अलग अलग गांव में धूनियाँ स्थापित करवाई और कोतवाल की नियुक्ति की गई। कोतवाल दोस्तों भीलों के अंतर्गत जो न्याय करना, उनकी रक्षा और उनके जो मार्गदर्शन करना, उनका नेतृत्व करना, काफ़ी कार्य कोतवाल को सौंपा गया। और बेड़सा गांव जो था वो गोविंदगिरी के जो कार्य थे उनका मुख्य केंद्र था। या दोस्तों यूँ कह सकते हैं बेड़सा जो गांव था वो गोविंदगिरी की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया था। और दोस्तों गोविंदगिरी द्वारा जो आंदोलन चलाया गया वो पूरे दक्षिणी राजस्थान में, इसके साथ गुजरात में भी फैल गया था। और काफ़ी मतलब इस आंदोलन की भारी मात्रा में हर जगह पर चर्चा फैल गई थी और अंग्रेज़ों ने इसे दबाने के लिए पूर्ण प्रयास किए। और इसी के साथ अप्रैल 1913 ईस्वी के अंतर्गत डूंगरपुर पुलिस ने गुरु गोविंदगिरी को गिरफ्तार कर लिया था। अप्रैल 1913 में डूंगरपुर पुलिस ने जो है गुरु गोविंदगिरी को गिरफ्तार कर लिया था। और उन्हें 3 दिन तक जेल में रखा था। 3 दिन जेल में रखने के बाद 3 दिन जेल में रखने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इस शर्त पर छोड़ा कि उन्हें डूंगरपुर राज्य से बाहर जाने की सलाह दी। यानी कि उन्हें मतलब जब वो गोविंदगिरी 1908 ईस्वी में जो राजस्थान छोड़कर गुजरात गए थे, उसके बाद 1911 ईस्वी में वापस आए और वापस 1913 ईस्वी में इनको जो है डूंगरपुर राज्य छोड़ने की सलाह वापस दी गई। 3 दिन जेल में रखने के बाद 1913 में वापस इनको डूंगरपुर राज्य छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। फिर दोस्तों गोविंदगिरी डूंगरपुर राज्य से चलकर आगे एक गांव है, गांव का नाम है रोजड़ा नामक गांव पहुँचे। यहाँ के राजा ने भी इनको वहाँ से मतलब पकड़ने की कोशिश की। तो यहाँ से चलकर वापस जो गोविंदगिरी है आगे चलते गए और आगे इनको एक पहाड़ी नजर आई जो मानगढ़ नाम से विख्यात है।
महानगढ़ पहाड़ी एक सुरक्षित थी, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। तो यहाँ पर गुरु गोविंद गिरी ने अपना जो है कार्य क्षेत्र बनाया, यहीं पर सारी गतिविधियाँ करने के लिए इस जगह को उचित समझा। तो गोविंद गिरी ने और उनके अनुयायी यहाँ पर रुककर धूनी स्थापित की और यहीं से गतिविधियाँ संचालित करने लगे। अक्टूबर 1913 के अंतर्गत दोस्तों जो संत रामपुर के पुलिस इंस्पेक्टर थे, संत रामपुर के पुलिस इंस्पेक्टर ने दो सिपाहियों को, दो पुलिस को भेजा। एक का नाम तो जमादार यूसुफ खान और गुल मोहम्मद। इन दोनों को दोस्तों वहाँ पर जो मानगढ़ पहाड़ी थी जहाँ पर गोविंदगिरी का गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, वहाँ पर जायजा लेने के लिए भेजा। और यहाँ पर जो गुल मोहम्मद थे, इनकी हत्या कर दी गई, इनको जो मार दिया गया वहाँ पर। यह घटना दोस्तों 30 अक्टूबर 1913 की है। ये घटना घटने के बाद जो दोस्तों जो अंग्रेज़ थे और आसपास के जो ठिकाने थे वो काफ़ी मतलब उत्साहित हो गए और भीलों का दमन करने के लिए प्रार्थना की। और इसी के साथ जो है नवंबर 1913 के दूसरे सप्ताह के अंतर्गत मेवाड़ भील कोर और राजपूत व जाट रेजिमेंट मेवाड़ भील कोर और राजपूत व जाट रेजिमेंट को यहाँ पर भेजा। और इन्होंने 10 नवंबर 1913 को जो मानगढ़ पहाड़ी थी उसको चारों तरफ से घेर लिया था। और उसके बाद जो है गोविंदगिरी और उनके अनुयायियों ने वहाँ पर हवन करने और दुनिया को संचालित रखने का प्रण ले लिया था। इसी के साथ 10 नवंबर 1913 को एजीजी ने खेरवाड़ा स्थित छावनी को आदेश दिया, यह छावनी उदयपुर में स्थित है, आदेश दिया कि भीलों को दमन करने के लिए यहाँ से भेजा। और इसी के साथ जो है 17 नवंबर 1913 मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन कर्नल सटन के आदेश पर कर्नल सटन ने आदेश दिया और इनके आदेश के अंतर्गत मेजर हैमिल्टन व मेजर एस बेले कैप्टन स्टोकले मेजर हैमिल्टन, मेजर एस बेले और कैप्टन स्टोकले, इन तीनों की अगुवाई के अंतर्गत मेवाड़ भील कोर बड़ौदा से 104 वेलेजली राइफल, अहमदाबाद से 7वीं राइफल जाट रेजिमेंट, यहाँ जगह नहीं बची है दोस्तों, अहमदाबाद से 7वीं राइफल जाट रेजिमेंट, इनको आदेश दिया और भीलों का दमन करने के लिए
इन्होंने जो दोस्तों मेवाड़ भील को और बड़ौदा से 104 वेलेजली राइफल्स, अहमदाबाद से 7वीं राइफल जाट रेजिमेंट और रजवाड़ों की अपनी एक सेना और थी दोस्तों। इन्होंने भीलों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई और परिणाम ये निकला 1500 भगत मारे गए थे। और इसी को दोस्तों जो राजस्थान का जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड या भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई। और जो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो अमृतसर शहर में हुआ था, जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। और ये दोस्तों 13 अप्रैल 1919 में हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसी के साथ दोस्तों जो ये 1500 भील मारे गए और उसके बाद जो एक तो गोविंद गिरी को और पूंजा धीर को, जो कि गोविंद गिरी का मुख्य शिष्य था, इन दोनों को दोस्तों बंदी बना लिया गया। और गोविंद गिरी को जो है फांसी की सज़ा दी गई और पूंजा धीर को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। और इसी के साथ दोस्तों जो बम्बई सरकार ने बेलगाम के अतिरिक्त सेशन जज फ्रेडरिक विलियम एलिसन, एजीजी राजपूताना की ओर से मेजर ह्यूज ऑस्टन, केपेल गफ, इन तीनों को जो है ट्रिब्यूनल का सदस्य नियुक्त किया गया। इस ट्रिब्यूनल का जो गठन किया गया वो दोस्तों 2 फरवरी 1914 को किया गया था। इसका उद्देश्य यह था गोविंद गिरी और पूंजा धीर को जो है उनका जो दोष सिद्ध करना और उनको सज़ा देने के मामले में इसका गठन किया गया। तो जो गोविंद गिरी को व पूंजा धीर को ट्रिब्यूनल के फैसले के आने के तहत इनको अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद रखा गया। अहमदाबाद की साबरमती जेल में इनको बंदी रखा गया। और फैसला जो ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला दिया था, गोविंद गिरी को तो मृत्यु दंड दिया था और पूंजा धीर को आजीवन कारावास की सज़ा पूंजा धीर को दी गई थी। इसी के साथ दोस्तों जो 28 फरवरी 1914 के दिन R.P. बारो व कमिश्नर उत्तरी डिवीज़न ने यह फैसला लिया कि जो गोविंद गिरी है और पूंजा धीर है, इनकी सज़ा को कम करते हुए गोविंद गिरी की जो सज़ा मृत्युदंड थी उसको मृत्युदंड से आजीवन कारावास में बदल दिया गया। मृत्युदंड से दोस्तों आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। और इसके बाद सज़ा को और कम करते हुए वायसराय ने 10 वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा में बदल दिया। 10 वर्ष के कठोर कारावास के अंतर्गत वायसराय ने सज़ा कम करते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा में बदल दिया। और 12 जुलाई 1923 को दोस्तों इस शर्त पर गोविंद गिरी को रिहा किया गया कि संतरामपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, अहमदाबाद, सॉरी दोस्तों अहमदाबाद नहीं है, संतरामपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, इन जगहों को या यूँ कह सकते हैं दक्षिणी राजस्थान को छोड़कर बाहर जाने की शर्त पर इनको रिहा किया गया।
और इसके बाद जो गोविंद गिरी ने कंबोई गांव जो है, यह गांव गुजरात राज्य में है। अहमदाबाद जिला, पंचमहल, जालोद तालुका कस्बे में कंबोई नामक ग्राम में रहने लगे, जहाँ पर आज भी उनकी एक जो है चबूतरा बना हुआ है। इनका जो निधन हुआ वो 30 अक्टूबर 1931 में हुआ था। यहीं पर हुआ कंबोई गांव में। और इनके जो एक चबूतरा बासिया ग्राम में भी बना हुआ है, जहाँ पर इनका जन्म स्थान है। और यहाँ पर भी वर्तमान में भी एक चबूतरा बना हुआ है। और दोस्तों जो मानगढ़ धाम है, मानगढ़ धाम वर्तमान में बांसवाड़ा जिले के आंबादारा गांव, जिला बांसवाड़ा, आनंदपुरी पंचायत समिति, आमलिया ग्राम पंचायत, इसके अंतर्गत आंबादारा गांव। गांव में यह मानगढ़ जो धाम है वर्तमान में यहाँ पर स्थित है। बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत आनंदपुरी पंचायत समिति, इसके अंतर्गत आमलिया ग्राम पंचायत, इसमें आंबादारा गांव में जो है मानगढ़ धाम वर्तमान में स्थित है। मानगढ़ धाम में दोस्तों 2 सितंबर 2002 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया। शहीद स्मारक का लोकार्पण 2 सितंबर 2002 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया। और मानगढ़ हिल पर बोटेनिकल गार्डन का भी निर्माण किया जा रहा है। बोटेनिकल गार्डन का निर्माण भी दोस्तों मानगढ़ हिल पर जो पहाड़ी है वहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। इसी के साथ 17 नवंबर 2012 के अंतर्गत तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मानगढ़ फाउंडेशन शहादत शताब्दी श्रद्धांजलि समारोह के अंतर्गत गोविंद गिरी तत्वाधान में प्रतिमा का अनावरण किया गया। मानगढ़ फाउंडेशन के गुरु गोविंद गिरी की जो प्रतिमा का अनावरण किया गया था वह 17 नवंबर 2012 को किया गया था। इसी के साथ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।